सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता जो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कुर्सी वालों की धज्जियां उड़ाते रहे। राजनीति में ये उस बच्चे की तरह थे जो क्लास में मास्टर से कह दे, सर होमवर्क आपने ही गलत दिया था। जम्मू कश्मीर, बिहार समेत 5 राज्यों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की कहानी बड़े उतार चढ़ाव वाली रही। उन्होंने बीजेपी में रहकर बीजेपी पर ही सवाल उठाए तो पार्टी छोड़ने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यहाँ तक कि अपनी मौत से ठीक पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोला था। नेता नामा के आज के एपिसोड में बात होगी सत्यपाल मलिक के राजनीतिक जीवन के शुरुआत से अंत में उनके उस बड़े खुलासे तक की, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिस्सावदा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। मात्र 2.5 साल की उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया था। मलिक ने मेरिट कॉलेज से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के प्रभाव में उन्होंने 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधायक का चुनाव जीता था। 1980 लोकदल पार्टी से वो राज्यसभा में गए और 1984 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 1989 से 1991 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और बागपत से चुनाव हार गए। 2012 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए। मलिक ने 2017 और 18 में बिहार, 2018 और 19 में जम्मू कश्मीर, 2019 और 20 में गोवा और 2020 और 22 में मेघालय के राज्यपाल के तौर पर काम किया। जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसमें उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसी दौर में पुलवामा अटैक भी हुआ, जिसने उनके करियर और बयानबाजी दोनों का रुख बदल कर रख दिया। दोस्तों, सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हुए ही कई बार केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे। पुलवामा अटैक पर उन्होंने कहा कि ये सरकार की गलती थी, उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट थे लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। पीएम मोदी और अमित शाह पर भी सीधी चोट करते रहे। गोवा और मेघालय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, यहाँ तक कह दिया कि उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। फिर 2022 में गवर्नर पद से हटाए जाने के बाद खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। किसानों के मुद्दे पर बोले, किसानों का अपमान करने वाली सरकार को सबक सिखाना चाहिए। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें चुप रहने को कहा गया था, लेकिन अब वो खुलकर बोलेंगे। अपनी मौत से ठीक पहले भी दोस्तों उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके कई राज खोले थे। आखिर इस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या न रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा ही नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाने चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसान कौम से हूँ। मैं ना तो डरने वाला हूँ और ना ही झुकने वाला हूँ। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे का मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में भी हूँ।
अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। तो सुना किस तरीके से बड़े बड़े राज सत्यपाल मलिक अपनी मौत से ठीक पहले खोलते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो सत्यपाल मलिक ही जाने। दोस्तों, मीडिया में उन्हें एक बागी बुजुर्ग नेता की तरह देखा जाता है जो सच बोलने से पीछे नहीं हटते। एक ऐसे नेता जो पार्टी का हिस्सा रहते हुए भी पार्टी पर सवाल उठाने से नहीं डरे। अब चाहे कोई उन्हें सच का सिपाही कहे या बागी गवर्नर, एक बात तो तय है कि राजनीति में हाँ में हाँ मिलाने वालों की भीड़ में ना बोलने वाले नेता थे। उनके निधन के बाद अब उन्हें हमेशा उनके इस रवैये के लिए याद किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। नेतानामा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। साथ ही इसी तरीके की और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए।